हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हेमा झा। विद्या गिवर में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की विशेषताओं को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इससे पहले हम ये जानें कि संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बनाने से पहले सभी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं वो उन्होंने 60 जो है कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को 60 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, उसको समझा और वहाँ से जो सबसे बेहतर जो प्रोविजंस थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन्होंने ऐड किए। लेकिन देखिए, अलग अलग उससे कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो करने के बावजूद भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है अपने कंटेंट और अपनी स्प्रिट की वजह से। ठीक है, यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के जो है बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को दूसरे जो देश हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन से अलग बनाते हैं। उन्हीं फीचर्स को हम इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो सबसे पहला जो फीचर है वो है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लेंथीएस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कि सबसे लंबा और लिखित संविधान हमारा संविधान है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को जो है बांटना चाहें, डिवीजन करना चाहें, तो हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा रिटन है और दूसरा अनरिटन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम ले सकते हैं। लेकिन जब हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का वहाँ पर उल्लेख किया जाता है। अब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जहाँ पे कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके अंदर सिटीजन्स की जो राइट्स हैं या फिर जो लॉज हैं उसको डिफाइन नहीं किया गया किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर। तो इस तरह के जो संविधान है उसको हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। शुरुआत में हमारे संविधान के अंदर 395 आर्टिकल्स थे जो कि डिवाइडेड थे 22 पार्ट्स एंड 8 स्केड्यूल के अंदर। ठीक है, 8 स्केड्यूल के अंदर ये डिवाइडेड थे। अब हम बात करते हैं कि इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन होने का क्या, इतना लंबा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका होने का क्या कारण था। ठीक है, तो देखिए, कुछ ना कुछ जो है रीजंस रहे होंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना लंबा जो है उसको बनाया गया। तो सबसे पहला जो कारण है वो ज्योग्राफिकल फैक्टर है। आपको पता है कि हमारा जो इंडिया है वो एरिया की दृष्टि से, ठीक है, वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। यहाँ पर आपको कहीं पर आपको हिल्स देखने को मिल जाएंगे, कहीं पर आपको डेजर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कहीं पे पहाड़ है तो कहीं पे क्या है, रेगिस्तान देखने को मिल जाएगा। तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो भौतिक जो है रूप से इतनी ज़्यादा जो है अंतर देखा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के कारण जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना कोई आसान काम नहीं था। ठीक है, अब हम हिस्टोरिकल फैक्टर में अगर हम देखें तो हिस्टोरिकल फैक्टर के अंदर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इफेक्ट करने में सबसे बड़ा जो है रोल जो है, सबसे बड़ी जो भूमिका रही वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की रही थी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है इसी के बेस्ड पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। अब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू इनेक्ट किया गया था और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये जो एक्ट है वो सबसे लंबा एक्ट था। तो देखिए, सबसे लंबे एक्ट के बेस्ड पे हमारा जो है ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। तो जाहिर सी बात है, हम ये कह सकते हैं कि इसी वजह से हमारा जो संविधान है वो भी जो है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ। एक और रीज़न है कि हमारा जो पूरा जो देश है, ठीक है, उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, पूरे देश के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसा नहीं है कि स्टेट के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और सेंटर के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस दे रखे हैं। डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस का मतलब ये है कि ये बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में समझा रखा है कि एक स्टेट को किस तरह से रन करना है, गवर्नमेंट को उसकी क्या पावर है और कौन सी पावर जो है वो किस तरह से यूज़ करनी है। सेकेंड जो है हमारा वो है सोर्सेज ऑफ
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड फीचर है हमारा सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे वो जो किस पे बेस्ड पे बना था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बेस्ड पर तैयार हुआ था। और लेकिन इसके अलावा भी जो है बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमने अलग अलग देशों से ऑप्ट करी थी। जैसे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो हमने यूएसएसआर से ली हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सोर्सेज का यूज़ करके हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया। उन सारे ही जो है सोर्सेज के लिए मैं एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें उन सोर्सेज को मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं फीचर्स डिस्कस कर रही हूँ, तो हम उसी को आके देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक मिक्सचर है, ब्लेंड है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की रिजिडनेस की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेशल प्रोसीजर चाहिए होता है किसी भी तरह के अमेंडमेंट को करने के लिए। लेकिन फ्लेक्सिबल जो है कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम डिस्कशन करते हैं तो वहाँ पे हम ऐसे अमेंडमेंट कर सकते हैं जैसे कि हम कोई ऑर्डिनरी लॉज बनाते हैं। तो हम कंक्लूजन पार्ट में ये कह सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना तो ज़्यादा रिजिड है और ना ही ज़्यादा क्या है फ्लेक्सिबल है। मतलब कि इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है कि कोई चेंजेस हम कर सके और इतना ज़्यादा भी आसान नहीं है कि हम कभी भी कोई भी चेंजेस उसके अंदर कर दे। नेक्स्ट हमारा जो फीचर है वो है अ फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेस। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो देखने में जो है वो क्या करता है, देखने में हम जब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को तो वो फेडरल सिस्टम के फीचर्स और यूनिटरी सिस्टम के फीचर्स दोनों को ही प्रदर्शित करता है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पे भी जो फेडरल वर्ड है उसका यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन आर्टिकल 1 के अंदर ये ज़रूर कहा गया है कि जो भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। मतलब राज्यों का क्या है, एक संगठन है। यहाँ पे हम फेडरलिज्म की डेफिनेशन देखते हैं तो ये होता है मिक्स्ड और कंपाउंड मोड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब कि एक केंद्र में सरकार होगी, एक राज्य में सरकार होगी और दोनों के बीच में जो शक्तियों का क्या होगा, बंटवारा होगा। मैंने इसको और बेहतर तरीके से फेडरल सिस्टम कैसे हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल और यूनिटरी सिस्टम या नॉन फेडरल सिस्टम कैसे कंटेन करता है, कैसे प्रदर्शित करता है, उसे समझाने के लिए आपको लिए एक मैंने टेबल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। तो देखिए फेडरल सिस्टम के अंदर दो गवर्नमेंट होती हैं, एक सेंटर में होती है, एक स्टेट में होती है। दोनों के बीच में पावर का डिवीजन होता है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी पाई जाती है। यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर, मजबूत केंद्र सरकार होती है। और आपने देखा होगा कि जो हमारी जो यूनियन लिस्ट है, ठीक है, इसके अंदर भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है पावर्स हैं, ठीक है, ज़्यादा सब्जेक्ट्स के ऊपर वो कोई भी डिसीजन ले सकती है ऐसा जो है अगर हम स्टेट्स की बात करें उस कंपैरिजन में, ठीक है। हमारे पास जो है एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है जो पूरे ही नेशन के लिए एक जैसा ही है। सिंगल सिटीजनशिप है हमारे देश के अंदर। आपने देखा होगा बहुत सारे देश हैं जहाँ पे जो है डुअल सिटीजनशिप है, मतलब स्टेट्स के लिए आपको अलग सिटीजनशिप लेनी होगी और सेंटर के लिए आपको अलग सिटीजनशिप लेनी होगी, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी है यहाँ पे। ऑल इंडिया सर्विसेज आपने देखा होगा कि यूपीएससी जो है जो कैंडिडेट्स देते हैं और क्लियर कर जाते हैं तो उनकी जो पोस्टिंग होती है वो इंडिया के किसी भी स्टेट में हो सकती है, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस भी प्रोवाइड करे गए हैं। मतलब इमरजेंसी प्रोविजन में क्या होता है कि जो सेंटर है, ठीक है, उसको ज़्यादा अधिकार मिल जाते हैं। अगर इमरजेंसी लागू होती है तो सारे ही अधिकार जो हैं वो सेंटर के पास चले जाते हैं। इमरजेंसी प्रोविज़न का जो ब्यौरा है, ठीक है, विवरण जो है, ये डिटेल जो है वो दी गई है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 18 में दी गई है, ठीक है। और इमरजेंसी जो है कौन लगाता है, ये प्रेसिडेंट के थ्रू लगाया जाता है जब उसके प्राइम मिनिस्टर या फिर जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं जब वो उनको एडवाइस करते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो 3 तरह की जो है इमरजेंसी को घोषित कर सकता है। एक तो हमारी नेशनल इमरजेंसी होती है, ठीक है। दूसरी इमरजेंसी हम बात करें, दूसरे टाइप की इमरजेंसी, तो वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी हो गई, ठीक है। और तीसरी जो इमरजेंसी है वो हमारी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है वो 3 तरह की इमरजेंसी को घोषित कर सकता है, नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इस तरह से इसको समझने के बाद, टेबल को समझने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो फेडरल तो है इन फॉर्म, ठीक है, फॉर्म में हम देखें, गठन के अनुसार देखें तो वो फेडरल है, लेकिन जब हम स्प्रिट उसकी आत्मा की बात करते हैं तो वो क्या है, एक है, यूनिटरी है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा जो फीचर है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर बेस्ड है, जिसे ऑप्ट किया गया है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से, जो कि कंप्लीटली बेस्ड है कॉपरेशन एंड कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो है बहुत ज़्यादा ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरलिंक डिपेंडेंट होते हैं। लेजिस्लेटिव क्या करती है, लेजिस्लेटिव जो है एक लॉ मेकिंग बॉडी है जो कि लॉ बनाने का काम करती है। वहीं पे एग्जीक्यूटिव जो है वो क्या करती है, उन लॉज को एग्जीक्यूट करने का काम करती है। इंडिया के अंदर जो हेड है उसको इलेक्ट किया जाता है। अभी जो हमारे इलेक्टेड हेड हैं वो रामनाथ कोविंद है। ठीक है, बहुत सारे जो लोग हैं वो गोविंद बोलते हैं, तो गोविंद नहीं है, रामनाथ कोविंद है, के है। ठीक है, और ये जो है ये हमारे 14th प्रेसिडेंट हैं जो कि अभी भी सर्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम ब्रिटिश की बात करें तो वहाँ पे हेरिडिटरी हेड होता है, और इस टाइम जो हेरिडिटरी हेड है वो है क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। ठीक है, सेकंड जो है अभी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड जो है वहाँ की हेरिडिटरी हेड है। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की, कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के। तो सबसे पहला है प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव होता है। साथ ही साथ मेजोरिटी पार्टी रूल होता है। मेजोरिटी पार्टी रूल का मतलब ये है कि बहुत सारी जो पार्टी हैं वो इलेक्शन लड़ती हैं, लेकिन वही पार्टी जीतती है जो मोर देन हाल्फ, वही पार्टी जीतती है या वही पार्टी जो है गवर्नमेंट फॉर्म करती है जिनको मोर देन हाल्फ वोट मिलते हैं, तो ये मेजॉरिटी में आ जाती है। और मेजॉरिटी में आने के बाद ये एक रूलिंग पार्टी बन जाती है, जिसे हम मेजॉरिटी पार्टी रूल भी कहते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है उनका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसे प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव क्लोजली इंटरलिंक्ड होते हैं। पीएम और जो मिनिस्टर्स हैं, और पीएम जो है मिनिस्टर जो हैं, और जो उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं, रियल पावर उन्हीं लोगों के हाथ में होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, वो है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिया के अंदर इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट दोनों ही जुडिशरी सिस्टम की इस्टेब्लिशमेंट की गई है। टॉप में हम बात करें तो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, और अगर स्टेट लेवल की बात करें तो वहाँ पर आता है हाई कोर्ट। ठीक है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट में हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ जाते हैं, लोअर कोर्ट्स आ जाते हैं। एक सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है जो कि हमारे सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज दोनों को ही एनफोर्स करने का काम करता है। तो इस तरह से इस वीडियो के अंदर हमने फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने पढ़ा, समझा, और आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम और कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको और वीडियोस देखनी है इसी तरह की, आगे वीडियो की अपलोड्स की नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें। किसी भी तरह के जो सजेशन है अगर आप वो भी देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।